तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि आप सभी को पता है कि हर सब्जेक्ट में 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, ये नया पैटर्न है और जो इंटर में उनके लिए 40%, मतलब लगभग आधा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल होता है एग्जाम में, आपके मार्क्स को डिसाइड करेगा कि आप कितना अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th का सोशल साइंस, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, हिस्ट्री का मैंने वीडियो बना दिया है, ज्योग्राफी का भी बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 10th का जो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? विकास। जो डेवलपमेंट चैप्टर है उसको हटा दिया गया अपने सिलेबस से। और जो सेकेंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये वाला जो चैप्टर है इसको सिलेबस में रखा गया है और इससे तब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। यानी जो सिलेबस में है उससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और जो सिलेबस में नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ गया यहां तक? तो दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आप सभी के एग्जाम में आएगा और जो 30% ऑब्जेक्टिव है वो इस चैप्टर से भी बनेगा। तो इस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप सभी को जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आप सभी जवाब दे दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपने सेकंड चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है कि क्या है इस चैप्टर में, कैसे पढ़ना है, तो मैंने वीडियो बना दिया है सेकंड चैप्टर का, नए सिलेबस के आधार पर क्लास करा दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि मुर्गी पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? 3 क्षेत्रक होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। हाउ मेनी सेक्टर्स आर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का कितना सेक्टर है? तो देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। समझ में आ गया? तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है कि जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तु है, जो प्रकृति पर निर्भर है। समझ में आ रहा है? वैसे क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी हो गया, दूध प्रोडक्शन। तो ये सब किस पे आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि मुर्गी पालन किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक में। समझ में आ गया? कृषि किस में आएगा? तो प्राथमिक क्षेत्रक में। समझ में आ रहा? जैसे कि आइसक्रीम फैक्ट्री किस पे आ जाएगा? वो आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक में, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है? और तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। जैसे कि डॉक्टर किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे? तो ये तृतीय क्षेत्रक होगा। जैसे शिक्षक, वो सेवा दे रहा ना, तो वो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव यहाँ पहला क्वेश्चन क्या था कि मुर्गी पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन था कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ऐसी गतिविधियां जब प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई वस्तुओं को प्रयोग में लिया जाता हो उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं दोस्तों? जहां प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं का विनिर्माण होता हो। मतलब प्राथमिक क्षेत्रक से वस्तु को हम ले गए और द्वितीयक क्षेत्रक में डाल देंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि खेती किए और जो गेहूं हुआ उसको ले गए मिल में आटा बनाने के लिए, तो वो द्वितीयक क्षेत्रक हो गया। वहां से बिस्कुट बन गया, तो वो द्वितीयक क्षेत्रक, उसको क्या किया? विनिर्माण कर दिया। पहले तो गेहूं था, आटा बना के फिर बिस्किट बना दिया। तो ये आप लोगों का द्वितीयक क्षेत्रक हो गया। समझ में आ रहा है? और सेवा क्षेत्रक मतलब जैसे कि मान लेते हैं जो 2-4 क्विंटल बिस्कुट बना लिए, अब उसको एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्ट करना है, तब तो वहां किस क्षेत्र का प्रयोग करेंगे? तृतीयक क्षेत्रक। जैसे कि परिवहन सेवा, तो वो क्या है? एक सेवा हो गया। तो जो सेवा क्षेत्रक होता है उसको हम लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं? तृतीय क्षेत्रक, टर्टियरी सेक्टर उसको कहा जाता है। समझ में आ रहा बात? तो यहां आप समझ गए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इसका फुल कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। किसको किसको पता है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित कुछ गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित कुछ गतिविधि आप लोग दे दीजिएगा उदाहरण। जैसे कि क्या क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित बता दिया मैंने। द्वितीय क्षेत्रक से संबंधित पूछेगा तो भी दे सकते हैं। तृतीय क्षेत्रक से संबंधित पूछेगा तो दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? द्वितीय क्षेत्रक में दे दीजिएगा उद्योग,
विनिर्माण फैक्ट्रीज जो भी है, कल कारखाने, वो हो गया द्वितीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक मैंने पहले ही बता दिया। तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक होता है, परिवहन सेवा, डाक सेवा, संचार सेवा, पढ़ाई सेवा, चिकित्सा सेवा, जितना तरह का सेवा है सब तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने बता दिया। एक है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है दोस्तों, जिसको कहता है जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद में, तीनों क्षेत्रकों, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ गए? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तीनों क्षेत्रक का योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्प बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग यदि नहीं देखे हैं क्लास तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके देख लीजिएगा। इस चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे, एक आध ऑब्जेक्टिव यदि पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाएगा। पूरा सोशल साइंस में 30% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, तो हो सकता है आर्ट से 1-2 आए, ज्योग्राफी से 1-2 आ जाए, हिस्ट्री से आएगा। समझ में आ रहा है? तो सबका कंबाइंड करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां होना चाहिए कि क्या है नहीं है। समझ में आ गया? तो यहां पर समझ गए कि अल्प बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि अल्प बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। क्योंकि कृषि क्षेत्रक देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी कम किसमें होता है, वो कृषि क्षेत्रक में, क्योंकि वहां लोग यदि बेचेंगे भी नहीं अपने सामानों को तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी वहां लोग क्या करते हैं, उपजाते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर यदि उसको बेचना भी नहीं है तो अपने खाने के लिए तो उपजाना पड़ेगा ही, तो वहां आप लोगों को वो काम करता हुआ दिखेगा। तो वो हो गया कृषि क्षेत्रक में, मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में उतनी ज्यादा बेरोजगारी नहीं होती है। अगला प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों जहां आदमी तो काम करता हुआ आप लोगों को दिखेगा, लेकिन अंदर से वो क्या है, बेरोजगार है। जैसे कि मान लेते हैं जहां एक परिवार में 10 फैमिली है, 10 मेंबर्स हैं और कुछ काम है, एक छोटा सा खेत है, ठीक है, तो वहां 2 आदमी से भी काम करने से हो जाता है। लेकिन 10 मिल करके यदि काम कर रहे हैं तो काम तो बहुत कम है, लेकिन वहां जरूरत है 2 ही आदमी का, लेकिन कर रहा है 10, ठीक है। तो दिख रहा है आपको कि काम कर रहा है, तो वो आपको लगेगा कि हाँ ये काम तो कर रहा है बंदा, लेकिन वो अंदर से क्या है, बेरोजगार है। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। हो सकता है आपसे मौसमी बेरोजगारी पूछ ले कि मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो ऐसी बेरोजगारी जो मौसम पर आधारित होती हो, जो मौसम, जैसे गन्ना कट रहा है तो लोगों को काम मिल रहा है, जब गन्ना कटना खत्म हो गया तो काम खत्म, मौसम पर डिपेंड है। धान हो रहा है तो बरसात में धान रोप रहे हैं, काट रहे हैं, या फिर जब है तो मौसम पर डिपेंड, इसके बाद बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है, जो मौसम पर निर्भर हो। समझ में आ रहा? हमारे देश तो जानते हैं कृषि प्रधान है और ज्यादातर जो खेती होती है वो वर्षा पर निर्भर होता है। तो ये जो कठिनाइयां होती है ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मानसून पर डिपेंडेंट है। तो दोस्तों यहाँ जो आप लोगों का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेगा, 2-4 क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, एक होता है संगठित क्षेत्रक और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्रक, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस सब का हम वीडियो बना दिए हैं, एक ही वीडियो में टोटल चैप्टर कवर कर लिया गया है, सेकेंड चैप्टर को। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए दोस्तों, जाकर के देख लीजिएगा कि संगठित क्षेत्रक किसको कहते हैं, असंगठित क्षेत्रक किसको कहते हैं। संगठित क्षेत्रक में जो काम करने वाला होता है उसका टाइमिंग फिक्स होता है, उसको पीएफ मिलता है, छुट्टियां मिलती है, संडे होता है उनके लिए, और उनको यदि कुछ गलत होगा तो वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्रक होता है तो उनमें जॉब सिक्योरिटी जो है ज्यादा नहीं होता उन लोगों का। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन लोगों का ना तो पीएफ बनता है, ना ही आप लोगों को छुट्टियां मिलती है, काम कितनों देर तक भी हो सकता है, कभी परफेक्ट आमदनी नहीं होगी, आज 200 हो रहा है तो कल 150 भी हो सकता है। तो इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे फेरी वाले, इस सबको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है, असंगठित क्षेत्र में। तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर के सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स जो सिलेबस में रखा गया वो नए मॉडल पेपर में भी आएगा, तो उस चैप्टर को आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। उससे 2-3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत ही जरूरी है, तो जाकर के आप लोग पढ़िएगा उस चैप्टर को। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लायक था उस वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस चैनल को ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।